हेलो स्टूडेंट्स, ये मेरे बायोलॉजी के इंट्रोडक्शन सीरीज का लेक्चर नंबर 7 है। और वो बच्चे जो आज फर्स्ट टाइम मेरे इस चैनल पे आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि वो पहले मेरे पिछले लेक्चर्स को देख लें, उसके बाद इस लेक्चर को देखें। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं लेक्चर 7। यहाँ ध्यान से देखिए बाबू, लेक्चर नंबर 6 यानी पिछले लेक्चर के एंड में मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था। उसी टर्म से रिलेटेड पॉइंट को अभी हम थोड़ा रिपीट कर देंगे और उसको आज के लेक्चर से कनेक्ट कर देंगे। तो देखिए, पिछले लेक्चर के एंड में जो मैंने आपको एक टर्म पढ़ाया था, ये टर्म था बेटा क्रोमैटिन। क्या टर्म था? क्रोमैटिन। सवाल है, ये क्रोमैटिन कहाँ पाया जाता है? तो मैंने आपको बताया था ये क्रोमैटिन यूकैरियोटिक सेल के न्यूक्लियस में पाया जाता है। जैसे ये मान लीजिए यूकैरियोटिक सेल है और उसका ये न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अंदर ये न्यूक्लियोलस है, और प्लस इस न्यूक्लियस के अंदर ध्यान से देखिएगा है ना, कई थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर पाए जाते हैं और इसी को कहते हैं क्रोमैटिन। ठीक, मैंने ये भी बताया था कि ये क्रोमैटिन है ना, सेल डिवीजन के समय जब कंडेंस कर जाता है तो यही कहलाता है क्रोमोसोम। क्या कहलाता है बेटा? क्रोमोसोम। ध्यान से देखिएगा, क्रोमोसोम, इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं गुणसूत्र। और जब ये क्रोमोसोम फिर रिलैक्स कर जाता है तो यही कहलाने लगता है क्रोमैटिन। यानी क्रोमैटिन और क्रोमोसोम दो अवस्था है एक ही चीज का। ठीक है, कंडेंस हो गया तो क्रोमोसोम, रिलैक्स हो गया तो क्रोमैटिन। अच्छा, ये क्रोमैटिन का कंपोजिशन क्या होता है, या फिर ये क्रोमैटिन किस चीज का बना होता है, या फिर इस क्रोमैटिन में क्या क्या चीज पाए जाते हैं? तो मैंने आपको बताया था इस क्रोमैटिन में दो चीज मिलता है बेटा। एक होता है डीएनए, ठीक है, और प्लस हिस्टोन प्रोटीन। क्या चीज होगा? हिस्टोन है ना, प्रोटीन। दो चीज होता है इसमें। ठीक है, डीएनए और हिस्टोन प्रोटीन। तो डीएनए क्या चीज का काम करता है? तो डीएनए काम करता है जेनेटिक मटेरियल का, या इसी को हिंदी में हम लोग कहते हैं आनुवांशिक पदार्थ। जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ है ना, क्या काम करता है? तो मैंने आपको पहले भी बोला है, ये किसी भी ऑर्गेनिज्म या जीव के कैरेक्टर को कंट्रोल करता है, प्लस उसके कैरेक्टर को उस पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ट्रांसफर करता है। ठीक है, तो चलिए ध्यान से देखिए, डीएनए का तो फंक्शन हो गया, ये जेनेटिक मटेरियल का काम करेगा। ठीक है, ये यहाँ सेल के सारे कैरेक्टर को क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। ठीक है, लेकिन हिस्टोन प्रोटीन क्या काम करता है? मैंने आपको पिछले लेक्चर में बताया था कि हिस्टोन प्रोटीन का यहाँ 3 फंक्शन है। ठीक है, सबसे पहला फंक्शन इस हिस्टोन प्रोटीन का क्या है बेटा? तो मैंने आपको कहा था कि डीएनए एक्चुअली निगेटिवली चार्ज होता है और हिस्टोन प्रोटीन कैसे होते हैं? पॉजिटिवली चार्ज प्रोटीन। ठीक है, तो ये हिस्टोन प्रोटीन का पॉजिटिविटी डीएनए के नेगेटिविटी को क्या करता है? बैलेंस करता है। तो दिस वाज फंक्शन नंबर 1। सबसे पहला फंक्शन इसका यही हम आपको बताए थे। ठीक है, और हिस्टोन का दूसरा फंक्शन क्या होता है बेटा? ध्यान से देखिए, हिस्टोन का दूसरा फंक्शन है कि ये डीएनए के पैकेजिंग में रोल प्ले करता है, या डीएनए को पैक करने का काम करता है। मैंने बताया था कि जैसे ध्यान से देखिएगा, ये हिस्टोन प्रोटीन्स हैं। ठीक है, और सेल के अंदर जो डीएनए मॉलिक्यूल होते हैं, तो हर एक क्रोमैटिन का अलग अलग डीएनए होता है। ध्यान से देखिए, कई डीएनए मॉलिक्यूल सेल के अंदर मिलेंगे। अगर इन डीएनए मॉलिक्यूल्स को यूं ही छोड़ दिया जाए, है ना, तो क्या होगा? क्योंकि ये डीएनए मॉलिक्यूल थ्रेड लाइक लंबे लंबे स्ट्रक्चर होते हैं, तो ये आपस में उलझ जाएंगे और डैमेज हो जाएंगे। तो इन्हीं को उलझने से और डैमेज होने से बचाने के लिए इन डीएनए को पैक करने का काम कौन करता है? हिस्टोन प्रोटीन। जैसे देखिए, ये डीएनए है ना, तो डीएनए इस हिस्टोन प्रोटीन के ऊपर यूं इस तरीके से लिपट जाएगा। तो इस तरीके से ये डीएनए को पैकेजिंग का काम करेगा, है ना। कौन बाबू? हिस्टोन। तो दूसरा फंक्शन हुआ है ना, पैकेजिंग ऑफ क्या? डीएनए। ठीक है, और तीसरा फंक्शन मैंने आपको बताया था, है ना, हिस्टोन प्रोटीन का, कि हिस्टोन प्रोटीन डीएनए के फंक्शन को, है ना, डीएनए के एक्टिविटी को क्या करता है? रेगुलेट करता है। लेकिन कैसे रेगुलेट करता है, ये चीज हम लोग बाद में आगे चल करके मेन सिलेबस में डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, तो जो 3 मेन फंक्शन थे हिस्टोन के, मैंने आपको डिस्कस कर दिए थे पिछले क्लास में। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, एक टर्म है बेटा न्यूक्लिक एसिड,
और ये न्यूक्लिक एसिड दो प्रकार के होते हैं, आरएनए और दूसरा कौन होता है, डीएनए। तो देखिए यही डीएनए यहाँ पर है, तो ये डीएनए का जो एनए लिखा हुआ है ना, ये न्यूक्लिक एसिड है। उसी तरह से आरएनए में जो एनए लिखा है वो भी क्या है बेटा, ये न्यूक्लिक एसिड है। तो आज हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं लेक्चर को, है ना, टर्म न्यूक्लिक एसिड से, और साथ साथ डीएनए और आरएनए के बारे में कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सबसे पहला टर्म है न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, मान लीजिए आपसे एक क्वेश्चन किया गया, सबसे पहला ये क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन ये है कि टर्म न्यूक्लिक एसिड, है ना, कहां से आया है या क्यों दिया गया, इसका नाम न्यूक्लिक एसिड क्यों पड़ा, ये क्वेश्चन आपसे किया गया। ठीक है, और इस क्वेश्चन का आंसर देने के लिए आपको हम दो ऑप्शन देते हैं और आपको उनमें से करेक्ट ऑप्शन सिलेक्ट करना है। तो चलो ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला ऑप्शन है कि न्यूक्लिक एसिड नाम इसलिए दिया गया बिकॉज, है ना, इट इज फाउंड ओनली इनसाइड न्यूक्लियस। कि न्यूक्लिक एसिड नाम इसलिए पड़ा क्योंकि ये न्यूक्लिक एसिड पाए जाते हैं सिर्फ कहां, न्यूक्लियस के अंदर। ये पहला ऑप्शन है। ठीक है, दूसरा ऑप्शन क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, न्यूक्लिक एसिड नाम इसलिए पड़ा बिकॉज इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड, आइसोलेट करने का मतलब है ना प्राप्त करना, है ना, आइसोलेटेड या कहिए डिस्कवर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस। बस यही दो ऑप्शन आपको मैंने दिए। ठीक है, आप इस दोनों ऑप्शन में से क्या करेक्ट होगा जरा सिलेक्ट कीजिए इसको। तो ध्यान दीजिएगा, न्यूक्लिक एसिड नाम देखने से ऐसा लगता है कि भाई ये पहला ऑप्शन करेक्ट होना चाहिए। क्यों भाई, यहां लिखा है बिकॉज इट इज फाउंड ओनली इनसाइड न्यूक्लियस, तो ऐसा लगता है कि ये सिर्फ न्यूक्लियस में ही पाया जाता होगा, इसलिए इसका नाम न्यूक्लिक एसिड पड़ गया। तो लेकिन बेटा ये गलत है, ये सही नहीं है। ठीक है, ये सही नहीं है। क्यों सही नहीं है, तो जरा ध्यान से देखिएगा, अगर हम किसी यूकैरियोटिक सेल को देखें, ध्यान से देखिएगा, यूकैरियोटिक सेल को देखें तो यूकैरियोटिक सेल के अंदर देखिएगा यहाँ क्या है बेटा, न्यूक्लियस है। ठीक है, ये न्यूक्लियस है। उसी तरह से देखिएगा ये क्लोरोप्लास्ट है ना, मान लीजिए ये ऑर्गेनेल है सेल का, क्लोरोप्लास्ट। उसी तरह से एक ऑर्गेनेल है बेटा माइटोकॉन्ड्रिया, एक ऑर्गेनेल है बेटा राइबोसोम। ठीक है, और ये न्यूक्लियस है। तो न्यूक्लिक एसिड अगर आप देखना चाहें कहाँ मिलेगा, तो देखिएगा, एक तो न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर मिलेगा, साथ साथ ये साइटोप्लाज्म में फ्री भी मिलेगा, यूं ही साइटोप्लाज्म में फ्री भी मिलेगा। साथ साथ ये ऑर्गेनेल हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट इसके अंदर मिलेगा, है ना, उसी तरह से जैसे माइटोकॉन्ड्रिया है इसके अंदर मिलेगा, जैसे राइबोसोम है इसके भी अंदर मिलेगा। इसका मतलब न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस के अंदर तो मिलता ही मिलता है, साथ साथ ये साइटोप्लाज्म में फ्री और ऑर्गेनेल में भी पाए जाते हैं, जैसे क्लोरोप्लास्ट में, माइटोकॉन्ड्रिया में, राइबोसोम में। यही कारण है कि यह पहला स्टेटमेंट सही नहीं होगा। ठीक है, तब फिर न्यूक्लिक एसिड नाम पड़ने का कारण क्या है, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड को बेटा सबसे पहले खोजा गया था या आइसोलेट किया गया था, कहां से, न्यूक्लियस से। ये करेक्ट ऑप्शन होगा, इट वाज फर्स्ट आइसोलेटेड फ्रॉम न्यूक्लियस या फर्स्ट डिस्कवर्ड फ्रॉम न्यूक्लियस। ठीक है, एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था एफ मिस्चर। एफ मिस्चर साहब ने ही इसको सबसे पहले न्यूक्लियस से आइसोलेट किया था और इसका नाम दिया था न्यूक्लिन। क्या नाम दिया था बेटा, न्यूक्लिन। ठीक है, बाद में पता चला कि ये न्यूक्लिन कैसा नेचर का है, इट इज एसिडिक इन नेचर, इसलिए इसका नाम बदल दिया गया, इसका नाम दिया गया न्यूक्लिनिक एसिड। क्या नाम दिया गया बेटा, न्यूक्लिनिक एसिड। ठीक है, और उसके बाद है ना, फॉर द कन्वीनियंस, सुविधा के लिए नाम को छोटा कर दिया गया और अंत में दिया गया न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो इस तरीके से ये नाम आया न्यूक्लिक एसिड, क्योंकि इसको सबसे पहले आइसोलेट कहां से किया गया था, न्यूक्लियस से। तो ये करेक्ट आंसर होगा।
क्लियर हो गया यहाँ पे। और ये कभी भी भूल के मत सोचिएगा कि न्यूक्लिक एसिड इज फाउंड ओनली इनसाइड न्यूक्लियस, क्योंकि न्यूक्लिक एसिड न्यूक्लियस में तो मिलते ही हैं और न्यूक्लियस के बाहर साइटोप्लाज्म में और अदर ऑर्गेनेल्स में भी पाए जाते हैं। ठीक है, तो चलिए अब इसी न्यूक्लिक एसिड को हम लोग थोड़ा डिटेल में जानने का कोशिश करेंगे। याद रखिएगा बेटा, ये डिटेल तो नहीं होगा, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट हम लोग यहाँ सीखेंगे। तो चलिए ध्यान से देखिएगा, ये न्यूक्लिक एसिड कितने प्रकार का होता है बेटा? 2 प्रकार का, एक होता है आरएनए, एक होता है डीएनए। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड शॉर्टकट में लिखेंगे तो Na फॉर न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, तो देखोगे यहाँ 2 हैं, आरएनए और डीएनए, तो इन दोनों में Na तो कॉमन है, ये किसके लिए है? न्यूक्लिक एसिड के लिए। ठीक है, अंतर किस बात का है? आर का और किसका बेटा? डी का। और आर स्टैंड्स फॉर राइबो, तो पूरा नाम होगा राइबो न्यूक्लिक एसिड। और ध्यान दीजिएगा डीएनए है ना, तो डी स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो। ध्यान दीजिएगा यहाँ 3 छोटे छोटे वर्ड्स हैं, डी ऑक्सी और राइबो। ठीक है, तो डी स्टैंड्स फॉर डी ऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। ठीक है, और ध्यान दीजिएगा ये आरएनए और डीएनए ही काम करते हैं किसका? तो देखिए दे एक्ट्स एज जेनेटिक मटेरियल, या शॉर्टकट में इसको जीएम बोलेंगे। और जेनेटिक मटेरियल का हिंदी क्या होता है? तो मैंने कहा था आनुवांशिक पदार्थ। ठीक है, जेनेटिक मटेरियल या आनुवांशिक पदार्थ क्या करते हैं बेटा? तो ये किसी भी जीव के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, किसी ऑर्गेनिज्म के कैरेक्टर को कंट्रोल करते हैं, और प्लस उनके कैरेक्टर को उनकी पीढ़ी से अगले पीढ़ी में ट्रांसफर करते हैं। ठीक है, अब हम लोग यहाँ पर न्यूक्लिक एसिड का है ना कुछ केमिकल संरचना, रासायनिक संरचना, केमिकल स्ट्रक्चर समझने का कोशिश करेंगे कि ये न्यूक्लिक एसिड बना किसका होता है। तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहाँ लिखा हुआ है न्यूक्लिक एसिड इज, न्यूक्लिक एसिड क्या चीज है बेटा? तो इट इज, ध्यान से देखिए, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। ठीक है, ये पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन होता है। तो देखिएगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड शब्द में 2 शब्द हैं, एक है पॉली, एक वर्ड पॉली है, और दूसरा न्यूक्लियोटाइड। पॉली का क्या मतलब होता है? मेनी या बहुत सारा, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब जस्ट न्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो ये बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड का है ना क्या है बेटा? चेन है। यानी बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स आपस में क्या हैं? जुड़े हुए हैं एक दूसरे से, और ये हो गया पॉलीन्यूक्लियोटाइड का चेन। देखिए ये जो है एक एक न्यूक्लियोटाइड है, ये भी एक न्यूक्लियोटाइड है, और ऐसा ऐसा ध्यान से देखिएगा कई न्यूक्लियोटाइड आपस में जुड़ा हुआ है। तो इसी को है ना पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन को हम क्या कहते हैं? न्यूक्लिक एसिड, जो 2 प्रकार के होते हैं, आरएनए और एक होता है बेटा डीएनए। तो ध्यान दीजिए, हम ऐसा कह सकते हैं कि पॉलीन्यूक्लियोटाइड आखिर है क्या? तो इट इज पॉलीमर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, है ना। ये देखिए ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक, और ये सभी आपस में जोड़ दिए गए हैं। यानी ऐसा लगता है यहाँ न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन कर दिया गया है या बहुलीकरण कर दिया गया है। ठीक है, न्यूक्लियोटाइड का पॉलीमराइजेशन कर दिया गया है या बहुलीकरण कर दिया गया है, तो इसलिए इसको कहेंगे इट इज पॉलीमर। पॉलीमर का हिंदी क्या होता है बेटा? बहुलक। ठीक है, तो ये बहुलक हैं बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड्स के। ठीक है, अब इंपॉर्टेंट बात क्या है कि हमको ये समझना है कि एक न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है। अगर हम एक न्यूक्लियोटाइड की संरचना समझ जाएंगे तो उसके बाद ऐसे ऐसे कई न्यूक्लियोटाइड बना लेंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे, तो क्या बन जाएगा बेटा? पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो अब हम लोगों को जानना है कि एक न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है या एक न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या चीज पाए जाते हैं। ठीक है ना, उनमें क्या क्या सब्सटेंस मौजूद होते हैं एक न्यूक्लियोटाइड में। तो चला ध्यान से देखिएगा, यहाँ एक हेडिंग है, ईच न्यूक्लियोटाइड, यानी कि हर एक न्यूक्लियोटाइड किस चीज का बना होता है। तो देखिए क्या लिखा, ईच न्यूक्लियोटाइड, ठीक है, ईच न्यूक्लियोटाइड है ना इज मेड अप ऑफ क्या चीज बेटा? तो 3 चीज। क्या चीज का बना होगा? तो ध्यान से देखें, बेस, एक बेस, उसी तरह से शुगर यानी एक शुगर, और साथ साथ क्या बेटा? एक फॉस्फेट।
तो एक न्यूक्लियोटाइड, एक बेस का, एक शुगर का और एक फास्फेट, ये तीनों चीज आपस में जुड़ करके है ना क्या बनाएंगे, एक न्यूक्लियोटाइड बनाएंगे। ठीक है, तो अब चलिए इसी बेस के बारे में, शुगर के बारे में थोड़ा अलग से जानते हैं। तो जैसे ध्यान से देखिए यहां लिखा है कि ईच न्यूक्लियोटाइड कंसिस्ट, क्या चीज बेटा, बेस। अब ध्यान से देखोगे बेस शब्द का मतलब क्या होता है, तो आप लोग 9th में 10th में केमिस्ट्री में पढ़े होंगे है ना, अम्ल और क्षार। तो अम्ल किसको बोलते हैं, एसिड, है ना, और क्षार को क्या कहा जाता है, बेस। ठीक है, तो ये बेस यानी क्षार। ठीक है, तो ध्यान से देखिएगा ये बेस, कितने प्रकार के बेस पाए जाते हैं, तो 2 प्रकार के बेस होते हैं। एक बेस कहलाता है बेटा प्यूरीन, शॉर्टकट में इसको लिखते हैं पीयू। ठीक है, और एक बेस कहलाता है बेटा पैरिमिडीन, शॉर्टकट में इसको लिखते हैं पीवाई। तो 2 प्रकार के बेस होते हैं, यानी किस में, न्यूक्लिक एसिड के न्यूक्लियोटाइड में। ध्यान दीजिएगा, तो वो 2 प्रकार के बेस कौन कौन थे, एक प्यूरीन, दूसरा पैरिमिडीन। अब प्यूरीन बेस का उदाहरण कौन कौन है, तो जरा ध्यान से देखिएगा। एक है प्यूरीन का एग्जाम्पल एडिनिन, ठीक है, शॉर्टकट में इसको बोलेंगे ए। उसी तरह से दूसरा एग्जाम्पल है प्यूरीन बेस का गुआनिन, नाम याद रखना होगा आपको, शॉर्टकट में इसको बोलेंगे जी। ठीक है, उसी तरह से पैरिमिडीन बेस में कौन आएंगे, तो जरा ध्यान से देखिएगा, सबसे पहला आएगा साइटोसिन, ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट में ये क्या कहलाएगा, सी। ठीक है, दूसरा पैरिमिडीन कौन है, यूरासिल, ध्यान से देखिएगा, शॉर्टकट में ये कहलाएगा यू, है ना। उसके बाद तीसरा पैरिमिडीन बेस है थाइमीन, शॉर्टकट में ये क्या कहलाएगा बेटा, टी। ठीक है, तो कितने प्रकार के बेस हुए, तो 2 प्रकार के, प्यूरीन, पैरिमिडीन। अब प्यूरीन के 2 एग्जाम्पल एडिनिन, गुआनिन, और पैरिमिडीन का 3 एग्जाम्पल साइटोसिन, यूरासिल और थाइमीन। क्लियर हो गया, तो ध्यान से देखेंगे, प्यूरीन, एडिनिन, गुआनिन और पैरिमिडीन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन। ठीक है, इसको याद करने का एक ट्रिक है बेटा, क्या बेटा, तो आप इसको याद रख सकते हो किस तरीके से, पीयू गा। ठीक है, पीयू गा, पी वाई कट, पी वाई कट, है ना। तो पीयू फॉर प्यूरीन, जी ए फॉर गुआनिन और एडिनिन, अब पी वाई फॉर पैरिमिडीन, और सी यू टी, कट का मतलब क्या हुआ, सी से साइटोसिन, यू से यूरासिल और टी से थाइमीन। तो पीयू गा पी वाई कट, पीयू गा पी वाई कट, इस तरह से अगर दिमाग में सेट कर लोगे तो ये प्यूरीन में कौन कौन आएगा, अब पैरिमिडीन में कौन कौन आएगा, ये आपको याद हो जाएगा। ठीक है, तो पीयू गा प्यूरीन, गुआनिन, एडिनिन, और पी वाई कट तो पैरिमिडीन, साइटोसिन, यूरासिल और कौन सा बेटा, थाइमीन। तो इस ट्रिक को दिमाग में रखिएगा, आपको याद रह जाएगा। अब चलिए एक और इंपॉर्टेंट बात, ध्यान से देखिएगा, क्या बोलेगा सर यहां बेस तो कई प्रकार के हो गए, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, यूरासिल, थाइमीन, तो एक न्यूक्लियोटाइड में कितना बेस होगा, तो इसका जवाब होगा बेटा इनमें से कोई एक बेस होगा। हमने कहा ना कि एक बेस, ठीक है, या तो प्यूरीन, पैरिमिडीन, और उसमें भी एक बेस, या तो एडिनिन, या नहीं तो गुआनिन, या नहीं तो साइटोसिन, या नहीं तो यूरासिल, या नहीं तो थाइमीन। क्लियर है, चलिए एक और बात ध्यान दीजिएगा यहां पर कि एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन, ये 3 बेस ऐसे हैं, एडिनिन, गुआनिन हो गया प्यूरीन का, और साइटोसिन किसका हुआ बेटा, पैरिमिडीन का। ये तीनों बेस ऐसे हैं जो कि कॉमन होते हैं, है ना, आरएनए में भी और किसमें बेटा, डीएनए में भी। ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी पाए जाएंगे और डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी पाए जाएंगे। ये दोनों के ही न्यूक्लियोटाइड में पाए जाएंगे, कौन कौन, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन, ये दोनों के न्यूक्लियोटाइड में कॉमन होते हैं। क्लियर है बेटा, और ध्यान से देखिएगा, यूरासिल, यूरासिल बेस जो होता है ये सिर्फ आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाया जाएगा, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में नहीं पाया जाएगा। उसी तरह से बेटा ध्यान दीजिएगा, थाइमीन, थाइमीन जो है बेटा ये आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में नहीं पाया जाएगा, ये सिर्फ डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाया जाएगा। ठीक है, तो एक बहुत इंपॉर्टेंट बात याद रखिएगा, यूरासिल आरएनए में मिलेगा जबकि थाइमीन डीएनए में मिलेगा, है ना। कई बार ऐसा भी बोला जाता है ना, क्या भाई, तो आरएनए में थाइमीन के स्थान पे यूरासिल होता है और डीएनए में यूरासिल के स्थान पे थाइमीन होता है। ठीक है, लेकिन एडिनिन, गुआनिन और साइटोसिन ये दोनों में
कॉमन होता है। लेकिन एक बात याद रखिएगा, ईच न्यूक्लियोटाइड यानी एक न्यूक्लियोटाइड में इन सारे बेसेस में से कोई एक ही बेस पाए जाएंगे। क्लियर? तो ये बेस के बारे में जो बेसिक बात था ये आपका कंप्लीट हो गया। अब देखो न्यूक्लियोटाइड में दूसरा चीज क्या होता है बेटा, इट इज शुगर। ठीक है, शुगर। शुगर एक्चुअली क्या है बाबू, कार्बोहाइड्रेट। ठीक है, या इसी को कहते हैं है ना शर्करा, है ना, इसी का एक फॉर्म है शुगर, ध्यान दीजिएगा। और ये जो शुगर है ना, इसका नेचर क्या है, तो इट इज पेंटोज। पेंटोज शुगर बोलने का मतलब है कि ये 5 कार्बन एटम्स के बने होंगे, है ना। कितने कार्बन के होंगे, 5 कार्बन्स। ठीक है, इसीलिए चूंकि ये 5 कार्बन का है तो इसका नाम क्या पड़ा बेटा, पेंटोज। जैसे ध्यान से देखिएगा, ग्लूकोज भी शुगर है। ठीक है, ग्लूकोज आप लोग पढ़ेंगे इसके बारे में। ग्लूकोज का फॉर्मूला क्या होता है, C6H12O6। तो ग्लूकोज कितने कार्बन का शुगर है, 6 कार्बन का शुगर है। इसलिए ग्लूकोज को आप लोग कहते हो हेक्सोज शुगर, है ना। कैसा बोलते हैं, हेक्सोज शुगर, क्योंकि ये 6 कार्बन का है। तो हेक्सा मीन्स होता है बेटा 6, तो 6 कार्बन शुगर, इसलिए हेक्सोज। और जो न्यूक्लिक एसिड का शुगर है ये 5 कार्बन शुगर है, 5 कार्बन एटम का बना होता है, इसलिए हम इसको कहते हैं पेंटोज। पेंटा का मतलब क्या होता है, 5। ठीक है, तो इसलिए ये शुगर का टाइप क्या होगा, पेंटोज शुगर। और ध्यान दीजिएगा ये शुगर 2 प्रकार के होते हैं पेंटोज शुगर। एक होता है बेटा राइबोज और दूसरा होता है डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, अब सवाल उठता है इस राइबोज शुगर और डीऑक्सी राइबोज शुगर में अंतर क्या है, डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो आपको तो यहां हम दिखाए हुए हैं ये केमिकल स्ट्रक्चर दोनों का, लेकिन अभी इसके ऊपर ध्यान मत दीजिएगा। यहां पर हम इसको टर्म से ही समझने का कोशिश करेंगे कि इस टर्म में बेसिकली क्या डिफरेंस है। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, यहां है राइबोज और यहां है डीऑक्सी राइबोज। आपको लग रहा है ये राइबोज और ये राइबोज सेम लिखा हुआ है। ठीक है, लेकिन इसके आगे 2 वर्ड है, डी और कौन सा वर्ड है बेटा, ऑक्सी। समझने का कोशिश कीजिए, इस डी का मतलब क्या होता है बेटा, डी का मतलब होता है रिमूव करना या इसी को बोलते हैं हटाना। ठीक है, और ऑक्सी का मतलब क्या हुआ बेटा, ऑक्सीजन। ठीक है, ऐसा लगता है कि ये जो राइबोज है इस राइबोज से एक ऑक्सीजन, है ना, ध्यान से देखिएगा, एक ऑक्सीजन एटम हटा दें, एक ऑक्सीजन एटम हटा दें तो क्या बन जाएगा बेटा, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, तो आपसे कोई पूछे कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है या इन दोनों का संरचना कैसा होता है, तो अगर आप इस स्ट्रक्चर को नहीं भी जानते हैं तो एक तो बात क्लियर है बेटा कि राइबोज में जितना ऑक्सीजन होता है उससे एक ऑक्सीजन कम होता है किसमें, डीऑक्सी राइबोज में। इससे हम एक ऑक्सीजन हटा देंगे तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोज। ये नाम ही इसी आधार पे पड़ा है कि राइबोज से एक ऑक्सीजन हटा दो तो क्या नाम होगा, डीऑक्सी राइबोज। याद रखना, राइबोज का सारा ऑक्सीजन नहीं हटाना है हमको मात्र इसका एक ऑक्सीजन एटम हटा देंगे इससे तो क्या बन जाएगा, डीऑक्सी राइबोज। ठीक है, देखिए क्लियर कट है, यहाँ पे डी मीन्स हटाना। किसको हटाना भैया, ऑक्सीजन को। लेकिन कितना ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन एटम को हटाना है। ठीक है, तो क्या बन जाएगा ये, डीऑक्सी राइबोज। आपको हम ये थोड़ा और डिटेल में समझाने का कोशिश करेंगे कि डी शब्द को, है ना, कैसे कैसे हम इस्तेमाल कर सकते हैं। तो जैसे ध्यान से देखिएगा, कोई एक सेल है, इमेजिन कीजिए। ठीक है, ये क्या चीज है बेटा, सेल, और इसके अंदर क्या है बेटा, न्यूक्लियस। ठीक है, तो इस सेल को हम कैसा सेल कहेंगे, दिस इज न्यूक्लिएटेड सेल। ये कौन सा सेल है बेटा, न्यूक्लिएटेड सेल। ये न्यूक्लियस बियर करने वाला सेल है। और हम ऐसा करते हैं, इसी सेल से न्यूक्लियस को हम निकाल दें। ठीक है, और अब जो ये सेल बचा, ध्यान से देखिएगा, इस सेल से न्यूक्लियस गायब है, हमने इस न्यूक्लियस को यहां से क्या कर दिया, निकाल दिया। तो बताइए इस सेल को क्या कहेंगे, है ना, 2 ऑप्शन आपको देते हैं। इस सेल को हम कहेंगे नॉन न्यूक्लिएटेड सेल या इसको कहेंगे डी न्यूक्लिएटेड
न्यूक्लिएटेड सेल क्या सही होगा, है ना, सोचने का कोशिश कीजिए। जैसे ध्यान से देखिएगा, यहां सेल है, इसमें न्यूक्लियस है, तो दिस इज न्यूक्लिएटेड सेल। हमने इसके न्यूक्लियस को क्या कर दिया, रिमूव कर दिया, हटा दिया यहां से, है ना, निकाल दिया। तब जो ये सेल है, इस सेल से तो न्यूक्लियस निकल चुका है, तो इस सेल को क्या कहेंगे, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल या डी न्यूक्लिएटेड सेल। आपके समझ से क्या ज्यादा सही होना चाहिए, तो ध्यान दीजिएगा, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल बेटा सही नहीं होगा, ज्यादा सही होगा डी न्यूक्लिएटेड सेल, क्योंकि डी का मतलब अभी हमने कहा क्या होता है, हटाना। ठीक है, तो इसलिए इसको ज्यादा बढ़िया कहेंगे डी न्यूक्लिएटेड सेल रादर देन क्या बेटा, नॉन न्यूक्लिएटेड सेल। नॉन न्यूक्लिएटेड सेल का मतलब है इस सेल में न्यूक्लियस पहले से नहीं था, तो ऐसा तो नहीं है, इस सेल में न्यूक्लियस पहले मौजूद था, बाद में इस न्यूक्लियस को हटा दिया गया, तो इस हटाने के लिए शब्द लगेगा डी, तो इसलिए नॉन न्यूक्लिएटेड से अच्छा होगा डी न्यूक्लिएटेड सेल, क्योंकि नॉन न्यूक्लिएटेड सेल का मतलब होगा कि इसमें शुरू से न्यूक्लियस नहीं था, जबकि डी न्यूक्लिएटेड का मतलब होगा इसमें पहले न्यूक्लियस था, बाद में न्यूक्लियस इसका हटाया गया। तो आपके समझ में आना चाहिए कि डी जो टर्म है कैसे इस्तेमाल होता है। डी एक तरह से यहाँ प्रीफिक्स की तरह इस्तेमाल हुआ आगे, तो डी का मतलब क्या हुआ, हटाना, है ना। डी ऑक्सी यानी ऑक्सीजन हट गया इसका, एक ऑक्सीजन, और डी न्यूक्लिएटेड इसका न्यूक्लियस हट गया, है ना। इसको नॉन न्यूक्लिएटेड बोलेंगे तो ये सही नहीं होगा। क्लियर है बेटा? तो चलिए, एक मोटा मोटी अंतर हम लोगों के समझ में तो आ ही गया कि राइबोज में और डी ऑक्सी राइबोज में क्या फर्क है। अब एक बात और जानिए कि ये राइबोज शुगर कहाँ मिलेगा और डी ऑक्सी राइबोज शुगर कहाँ मिलेगा। तो बहुत सिंपल है, राइबोज शुगर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाया जाएगा और डी ऑक्सी राइबोज शुगर बेटा डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में पाया जाएगा। क्लियर है कि राइबोज शुगर आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में और डीऑक्सीराइबोज शुगर डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में मिलेगा। और आपको ऐसा लगना चाहिए कि आरएनए में ये शब्द जो आर है, जिसको हम लोग क्या कहते थे, राइबो, और डीएनए में जो ये वर्ड है डी, है ना, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, डीऑक्सी राइबो, ये नाम जो आया है वो किसके चलते पड़ा है, इसके बेस के कारण या इसके शुगर के कारण। तो बहुत सिंपल है, इसके शुगर के कारण। उसी तरह से डीऑक्सी राइबो शब्द किसके, इसके शुगर के कारण, डीऑक्सी राइबो शुगर के कारण। एक तरह से आपसे पूछा जाए अगर कि आरएनए का और डीएनए का जो नामकरण का आधार है ना, आर फॉर राइबो और डीएनए का डी फॉर डीऑक्सीराइबोज, वो नामकरण का आधार क्या है, इसका, है ना, बेस है, इसका शुगर है, या फिर इसका फॉस्फेट है ना, क्या आधार है। तो करेक्ट आंसर होगा इसका शुगर, है ना। क्या चीज होगा बेटा, शुगर। ठीक है, ये शुगर ही दो प्रकार के हैं, एक है राइबोज, उसी से नाम आया राइबो, और एक है डीऑक्सीराइबोज, उसी से नाम आया डीऑक्सीराइबो। क्लियर है बेटा? चलिए, अब इसके स्ट्रक्चर को समझने का यहां हम लोग कोशिश करते हैं कि भाई ये जो शुगर है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, इसका स्ट्रक्चर कैसा होता है, इसको हम लोग देखने का कोशिश करते हैं। तो जरा देखिए, हमने कहा ये पेंटोज शुगर है, तो इसमें कार्बन का टोटल संख्या कितना होगा बेटा, 5। चाहे वो राइबोज शुगर हो चाहे डीऑक्सीराइबोज, दोनों में कार्बन का नंबर टोटल कितना होगा, 5। हाँ, संरचना में है देखते हैं कहाँ कहाँ डिफरेंस है, तो चलिए इसको देखते हैं। यहां देखिएगा, ये राइबोज शुगर है, ठीक है। इसमें देखिए यहाँ एक ऑक्सीजन है और टोटल 5 कार्बन है। देखिए, ये पहला कार्बन, ये दूसरा कार्बन, ये तीसरा कार्बन, ये चौथा कार्बन और ये 5वां कार्बन। टोटल कितने कार्बन है बेटा, 1। ध्यान दीजिएगा, ये है दूसरा नंबर कार्बन, ये है तीसरा नंबर कार्बन, और ये है बेटा चौथा नंबर, और ये है बेटा 5वां नंबर कार्बन। ठीक है, टोटल 5 कार्बन है। और कार्बन का वैलेंसी कितना होता है ना, तो 4 होता है। आप पढ़े होंगे केमिस्ट्री में, कार्बन का वैलेंसी 4 होता है। तो चलिए अब इस कार्बन के वैलेंसी को पूरा करते हैं। तो देखिएगा, पहला कार्बन यहां क्या लगा है, OH, और यहां क्या है बेटा, H। ठीक है, उसी तरह से दूसरे कार्बन में देखो, यहां H लगा हुआ है और नीचे क्या लगा हुआ है, OH।
तीसरे कार्बन में भी देखिएगा यहाँ H है और यहाँ क्या है OH लगा हुआ है। ठीक, चौथे कार्बन में यहाँ देखिए H और यहाँ से लगा हुआ है ये पांचवा कार्बन। अब पांचवा कार्बन में इधर H और इधर क्या है बेटा OH। इस तरह से इसका वैलेंसी कार्बन का सब जगह पूरा हो गया। ठीक है, तो यहाँ ध्यान से देखिएगा कि क्या अंतर है इसका किसके साथ बेटा, डीऑक्सीराइबोज। तो डीऑक्सीराइबोज की तुलना जब राइबोज से आप करोगे तो देखिएगा ये डीऑक्सीराइबोज शुगर है। अब इसमें देखिएगा पहला कार्बन, ये फर्स्ट कार्बन, तो फर्स्ट कार्बन में यहां और यहां कहीं कोई अंतर नहीं है। देखिए यहां OH है, यहां भी OH है, इधर H है, इधर भी H है। अब प्लस देखिएगा यहां पे एक ऑक्सीजन है, यहां पर भी ऑक्सीजन है सेंटर में ऊपर पे। ठीक है, उसी तरह से देखिएगा इसका तीसरा कार्बन, जरा ध्यान से देखिएगा, तीसरे कार्बन को देखो, यहां कार्बन से ऊपर H नीचे OH, तो यहां पर भी ऊपर H तीसरे कार्बन में और नीचे क्या है बाबू OH, एकदम सेम है। चौथा कार्बन देखिए तो बेटा इसका ये फोर्थ कार्बन देखिए है ना, नीचे यहां पर H लगा हुआ है, यहां पर भी H लगा है फोर्थ कार्बन से। अच्छा, उसी से यहां ऊपर पांचवा कार्बन लगा है, तो देखिए यहां पर भी पांचवा कार्बन लगा है, देखिए इस तरफ। ठीक है, और इस पांचवें कार्बन में इधर H, इधर भी H, इधर OH और इधर भी OH, एकदम समान है। सिर्फ एक जगह डिफरेंस है, उसको ध्यान से देखिएगा। वो डिफरेंस कहां है बेटा, तो यहां पोजीशन नंबर 2 या कहिए कार्बन नंबर 2 में अंतर है। ध्यान से देखिएगा, इसका कार्बन नंबर 2 जो आपको यहां दिखाई दे रहा है और इसके कार्बन नंबर 2 को अगर गौर से देखोगे तो देखोगे ऊपर में H है, यहां पर भी कार्बन नंबर 2 में ऊपर में H है, लेकिन एक बहुत बड़ा अंतर, क्या चीज बेटा, कि 2 नंबर पे यहां पे OH लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है बेटा, OH लगा है, और जबकि यहां पर 2 नंबर पे क्या लगा हुआ है, H लगा है। ठीक है, ऐसा लगता है कि भाई ये जो राइबोज शुगर है, इसका जो दूसरा कार्बन नंबर है, यहां जो OH है, इसका एक ऑक्सीजन एटम निकाल दो। क्या निकाल दो, एक ऑक्सीजन एटम निकाल दो। यहां लिखा हुआ है डीऑक्सीजनेशन, यानी ऑक्सीजन का हटाना, है ना, कितना, एक ऑक्सीजन एटम का हटाना, ऑफ किसका, कार्बन नंबर 2 नंबर कार्बन का डीऑक्सीजनेशन, यानी इसका एक ऑक्सीजन जो ये है इसको निकाल दो, तो ऑटोमेटिकली देखिए ये ऐसा हो जाएगा। ठीक है, इस तरह का हो जाएगा। तो इसी को हम कौन सा शुगर कहेंगे बेटा, तो दिस इज कॉल्ड डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो देखिएगा राइबोज शुगर और डीऑक्सीराइबोज शुगर में सिर्फ इस कार्बन नंबर 2 का डिफरेंस है कि कार्बन नंबर 2 ऑफ राइबोज शुगर हैज OH ग्रुप। ठीक है, जबकि कार्बन नंबर 2 ऑफ डीऑक्सीराइबोज शुगर हैव ओनली H, यहां से ऑक्सीजन हट गया। ठीक है, इसके चलते नंबर 2 पोजीशन इसका डीऑक्सीजिनेट कर गया, इसीलिए इसका नाम पड़ा डीऑक्सीराइबोज शुगर। एक बात याद रखिएगा, और कहीं दूसरे जगह का ऑक्सीजन इसका नहीं हटा, बाद बाकी सभी जगह ऑक्सीजन देखिएगा, सभी जगह ऑक्सीजन एज इट इज है ना, सेम है। सिर्फ नंबर 2 पर एक ऑक्सीजन यहां अधिक है और यहां पर वो ऑक्सीजन एब्सेंट है। ठीक है, तो इसलिए कहेंगे कि डीऑक्सीराइबोज शुगर का कार्बन नंबर 2 जो होता है वो क्या हो चुका होता है, डीऑक्सीजिनेट हो चुका होता है। किसकी तुलना में, राइबोज की तुलना में। क्लियर हो गया। एक और इंपॉर्टेंट बात आपको बताएं, अगर मान लो किसी कोशिका को राइबोज शुगर बनाना है तो वो कोशिका डायरेक्ट राइबोज शुगर बना लेगा। जैसे मान लीजिए सेल को आरएनए बनाना है, तो आरएनए बनाने के लिए क्या चाहिए, राइबोज शुगर चाहिए, तो वो डायरेक्ट राइबोज शुगर बना लेगा। ठीक है, लेकिन अगर उसी सेल को डीएनए बनाना है तो डीएनए बनाने के लिए कौन सा शुगर चाहिए, डीऑक्सीराइबोज शुगर। तो ध्यान दीजिएगा, वो सेल कभी भी डीऑक्सीराइबोज शुगर को डायरेक्ट नहीं बनाता है। ठीक है, डीएनए बनाना है, चाहिए डीऑक्सीराइबोज शुगर, लेकिन वो सेल पहले किसको बनाएगा, राइबोज शुगर को बनाएगा। ठीक है, और राइबोज शुगर को बनाने के बाद उसके कार्बन नंबर 2 का क्या करवा देगा, डीऑक्सीजनेशन, जिसके चलते क्या बन जाएगा, डीऑक्सीराइबोज शुगर।
इसका मतलब है कि सेल कभी भी डीऑक्सीराइबोज शुगर को डायरेक्ट नहीं बना सकता है। ये डायरेक्ट किसको बनाएगा? राइबोज को। और आरएनए बनाना है इस राइबोज का सीधा इस्तेमाल कर लेगा। लेकिन अगर सेल को डीएनए बनाना है तो वो इस राइबोज शुगर के नंबर 2 का डीऑक्सीजनेशन कर देगा, उसका ऑक्सीजन हटा देगा और तब वो क्या बनाएगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। और तब इसका इस्तेमाल करेगा क्या बनाने में बेटा? डीएनए बनाने में। ठीक है, डीएनए बनाने में। इसको याद रखिएगा। ठीक है, एक और बात, बार बार हम बोल रहे हैं कि राइबोज शुगर से एक ऑक्सीजन हटा दो तो क्या बन जाएगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर। अब इस बात का कोई लड़का गलत मीनिंग ना निकाले। गलत मीनिंग का ये मतलब हुआ कि जैसे सपोज करो हम बोल रहे हैं आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड और हम बोल रहे हैं डीएनए डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब कोई लड़का ही नहीं बोलने लगे कि आरएनए में से एक ऑक्सीजन निकाल दो तो क्या बन जाएगा? डीएनए बन जाएगा। नहीं भैया, ऐसे नहीं होता है। आरएनए अलग बनता है और डीएनए अलग बनता है। ऐसा नहीं कि आरएनए में से ऑक्सीजन निकाल दिए तो क्या बन गया? डीएनए। ये गलत है ना? इसको समझिएगा बात को। ठीक है, हाँ, शुगर जो है राइबोज और डीऑक्सीराइबोज, राइबोज बनाना है तो सेल डायरेक्ट बना लेगा और डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाना है तो सेल पहले राइबोज शुगर बना के और उसके 2 नंबर ऑक्सीजन को डीऑक्सीजनेट करके तब क्या बनाएगा? डीऑक्सीराइबोज शुगर बनाएगा। क्लियर है? चलिए, जैसे ध्यान से देखिएगा, यहां समझो बात को। अगर सेल को आरएनए बनाना है तो सेल क्या करेगा? पहले राइबोज शुगर बना लेगा। ठीक है, उसके बाद क्या बनाएगा? बेस बनाएगा, जो जो बेस चाहिए इसको, है ना। और साथ साथ क्या बनाएगा? फॉस्फेट, है ना। और इन सभी का इस्तेमाल करेगा क्या बनाने में बेटा? आरएनए बनाने में। ठीक है, लेकिन अगर, है ना, मान लीजिए सेल को डीएनए बनाना है ना, तो सेल को डीएनए बनाना है तो सेल को चाहिए कौन सा शुगर बेटा? डीऑक्सीराइबोज। लेकिन प्रॉब्लम क्या है? सेल इसको डायरेक्ट नहीं बना पाता है। तो सेल क्या करेगा? पहले राइबोज शुगर बनाएगा, समझिए, इसका ऑक्सीजन निकाल देगा तब क्या बनेगा? डीऑक्सीराइबोज। साथ साथ बेस बनाएगा, है ना, साथ साथ फॉस्फेट बनाएगा और तब इन सभी का इस्तेमाल करेगा क्या बनाने में? डीएनए बनाने में। ऐसा मत सोचिएगा कि आरएनए से एगो ऑक्सीजन निकाल दें तो डीएनए बन जाएगा। ये गलत है। आरएनए अलग बनता है, डीएनए अलग बनता है ना। ये कॉन्सेप्ट आपके दिमाग में एकदम प्रॉपरली फिट रहना चाहिए, इसमें कोई गलती मत कीजिएगा। क्लियर है? चलिए बेटा, तो ये शुगर के बारे में जान गए। ठीक है, अब यहां देखिए न्यूक्लियोटाइड का एक और कंपोनेंट, एंड ये क्या है बेटा? फॉस्फेट, H3PO4, या इसी को क्या कहेंगे? फॉस्फोरिक एसिड। ठीक है, ये देखिए फॉस्फोरिक एसिड का केमिकल स्ट्रक्चर है यहां पर। ठीक है, और ये फॉस्फेट, है ना, आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी पाया जाएगा, ध्यान से देखिए, और साथ साथ डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में भी पाया जाएगा। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, आरएनए इसका जो ए है और डीएनए का जो ए है, ये किसके लिए है वर्ड? एसिड। ठीक है, तो आपसे पूछा जाए आरएनए और डीएनए का जो एसिडिक नेचर होता है वो किस कारण होता है? इसका जवाब होगा इसमें पाए जाने वाले फॉस्फेट के कारण या फॉस्फोरिक एसिड के कारण। इसी कारण, है ना, आरएनए और डीएनए कैसे नेचर के होते हैं? एसिडिक नेचर के। एक और बात ध्यान दीजिएगा, आरएनए और डीएनए के ऊपर कौन सा चार्ज होता है बेटा? नेगेटिव चार्ज। ये नेगेटिव चार्ज भी इसके ऊपर किस कारण आता है? तो आंसर होगा फॉस्फेट के कारण। क्यों भैया? क्योंकि आपने पढ़ा होगा 9th या 10th क्लास में कि ये जो एसिड होते हैं जब एक्वस मीडियम में रहते हैं तो वो अपना प्रोटॉन, है ना, क्या कर देते हैं बेटा? लॉस कर देते हैं। ठीक है, और ये प्रोटॉन लॉस करने के चलते इनके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। प्रोटॉन का मतलब हुआ H+ आयन, ये क्या कर देगा? लॉस कर देगा एक्वस मीडियम में, तो इसके ऊपर कौन सा चार्ज आ जाएगा? नेगेटिव चार्ज। और इसी नेगेटिव चार्ज ऑफ फॉस्फेट के कारण, है ना, डीएनए और आरएनए के ऊपर कौन सा चार्ज आता है? नेगेटिव चार्ज आता है। ये क्लियर हो गया यहां पर। अब हम लोग, है ना, थोड़ा आगे बढ़ते हैं, जरा ध्यान से देखिएगा। यहाँ हम लोगों को, है ना, थोड़ा कंपेयर करना है डीएनए और आरएनए को। जो हम लोग पढ़े हैं बस उसी को कंपेयर करेंगे, डीएनए और आरएनए को, उन दोनों की तुलना करेंगे।
तो जरा ध्यान से देखिएगा, यहां पर है आरएनए राइबो न्यूक्लिक एसिड और ये क्या है बेटा, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड। सबसे पहला अंतर हम लोग देखने का कोशिश करेंगे बेस के मामले में। तो बेस के मामले में आरएनए डीएनए को कंपेयर करें तो ध्यान दीजिएगा, बेस के दो प्रकार, पीयू फॉर प्यूरिन और पीवाई फॉर बेटा पैरामिडिन। तो प्यूरिन में हमने कहा था एडेनिन और कौन सा, गुआनिन। तो ये एडेनिन गुआनिन आरएनए में भी मिलेगा और डीएनए में भी मिलेगा, इस मामले में कोई अंतर नहीं है। जबकि पैरामिडिन बेस में अगर साइटोसिन का बात करें तो साइटोसिन आरएनए में भी मिलेगा और डीएनए में भी मिलेगा, यहां भी कोई अंतर नहीं। हाँ, अंतर कहां पर है, यूरासिल को लेके और थायमीन को लेके। ठीक है, यूरासिल ध्यान से देखिएगा आरएनए में होगा जबकि डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में नहीं मिलेगा, और थायमीन है ना आरएनए के न्यूक्लियोटाइड में नहीं मिलेगा जबकि किस में मिलेगा, ये डीएनए के न्यूक्लियोटाइड में मिलेगा। तो अंतर सिर्फ इसी दोनों को लेकर है, यूरासिल और थायमीन को लेकर। और कहा जाता है क्या भैया कि आरएनए में थायमीन के स्थान पे क्या होता है, यूरासिल, और डीएनए में यूरासिल के स्थान पे क्या होता है, थायमीन। जबकि एडेनिन गुआनिन और साइटोसिन दोनों में क्या होते हैं, कॉमन होते हैं। ठीक, अब ध्यान से देखिएगा दूसरा शुगर वाला डिफरेंस। तो शुगर के मामले में देखिए, आरएनए में शुगर कौन सा है, राइबोज, और डीएनए में शुगर कौन सा है, डीऑक्सी राइबोज। इसी शुगर के चलते इसका नाम पड़ा आर फॉर राइबो, और इसी शुगर के चलते इसके नाम में लगा डी फॉर डीऑक्सी राइबो। ठीक है, तो राइबोज शुगर, डीऑक्सी राइबोज शुगर, क्लियर है। और फॉस्फेट ये तो दोनों में ही क्या होता है बेटा, कॉमन होता है। तो ये था कंपैरेटिव स्टडी डीएनए का और किसका, आरएनए का। ठीक है, तो ये सब बात आप पहले से जानते होंगे। तो चलिए अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, है ना। एक टर्म है मोनोन्यूक्लियोटाइड। मोनोन्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है, तो हम लोग एक टर्म इससे पहले पढ़े थे, क्या था बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड, ये पढ़े थे। और हम लोग कहे थे कि ये एक एक है ना न्यूक्लियोटाइड को ले आइए बहुत सारा और इनको आपस में जोड़ दीजिए, तो ये क्या बन जाएगा बेटा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। इसी का सिंगल यूनिट एक न्यूक्लियोटाइड क्या कहलाएगा, मोनोन्यूक्लियोटाइड। ऐसे ऐसे न्यूक्लियोटाइड को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। तो सबसे पहले हमको मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाना सीखना है, और जब मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाना सीख जाएंगे तो उसके बाद कई न्यूक्लियोटाइड को अगल बगल या ऊपर नीचे रख के हम जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, पॉलीन्यूक्लियोटाइड। ठीक है, तो चलिए देखिए मोनोन्यूक्लियोटाइड कैसे बनेगा। तो मोनो का मतलब क्या हुआ बेटा, सिंगल, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब न्यूक्लियोटाइड। सिंगल न्यूक्लियोटाइड में क्या क्या होता है, तो जरा ध्यान से देखिए, फिर से वही बात, इसमें एक बेस होगा, एक शुगर होगा और एक क्या होगा बेटा, फॉस्फेट होगा। इन्हीं तीनों को जोड़ दें तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। सिंगल न्यूक्लियोटाइड, इसलिए क्या बोलेंगे, मोनोन्यूक्लियोटाइड। हाँ, यहां एक शब्द और आपको बताना चाहेंगे हम, एक टर्म है न्यूक्लियोसाइड। देखिए यहां ये वर्ड है न्यूक्लियोसाइड, साइड शब्द है यहां। न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब होता है, तो हम कहेंगे बेस प्लस शुगर ये मिलेगा तो क्या कहलाएगा, न्यूक्लियोसाइड। और इसी न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जोड़ देंगे तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड। ध्यान से देखिएगा, दो वर्ड है, टाइड और यहां वर्ड है साइड। तो न्यूक्लियोसाइड का मतलब हुआ एक बेस प्लस एक शुगर, और न्यूक्लियोटाइड का मतलब हुआ एक बेस प्लस एक शुगर प्लस एक फॉस्फेट। अर्थात न्यूक्लियोसाइड में एक फॉस्फेट जोड़ दो तो क्या बन जाएगा, न्यूक्लियोटाइड बन जाएगा। हमको यहां मतलब है न्यूक्लियोटाइड से, न्यूक्लियोसाइड का क्या मतलब होता है खाली आपको समझा दिए। तो न्यूक्लियोटाइड को हम ऐसा कह सकते हैं, न्यूक्लियोसाइड प्लस क्या, फॉस्फेट। न्यूक्लियोसाइड का मतलब बेस प्लस शुगर, तो बात वही हो जाएगा फिर। ठीक है, तो चलिए एक न्यूक्लियोटाइड बनाते हैं। तो न्यूक्लियोटाइड में सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहां एक शुगर ले लेते हैं। ठीक है, और शुगर में टोटल कार्बन कितने होते हैं, तो 5 कार्बन होते हैं।
ठीक है। एक और इंपॉर्टेंट बात ध्यान दीजिएगा, शुगर के मामले में जरा हम यहाँ पहले क्लियर कर दें, उसके बाद फिर यहाँ पर आएंगे। यहाँ ध्यान दीजिएगा, ये शुगर का जो कार्बन नंबर 1 है, देखिएगा यहाँ पर इसके बगल में यहाँ डैश लगाया गया है, 2 यहाँ भी डैश लगाए हैं, 3 यहाँ भी डैश लगा है ना, उसी तरह से 4 यहाँ भी डैश लगा है, और ये 5 में यहाँ डैश लगा है। ये डैश जो लगाते हैं, इस डैश का मतलब क्या है? इस डैश को हम लोग पढ़ते हैं प्राइम। क्या पढ़ते हैं इसको? प्राइम। यही बात यहाँ भी है, आप डीऑक्सीराइबोस शुगर में भी देखोगे 1 पर यहाँ डैश, 2 पर डैश, है ना, 3 पर डैश, 4 पर डैश, 5 पर डैश। ये डैश का सेंस किससे है? प्राइम एक वर्ड है, ठीक है। इसको बोलेंगे फर्स्ट प्राइम कार्बन, सेकंड प्राइम कार्बन, थर्ड प्राइम कार्बन, फोर्थ प्राइम कार्बन और फिफ्थ प्राइम कार्बन। वैसे ही यहाँ भी फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ प्राइम कार्बन, ठीक है। तो अब यहाँ ध्यान से देखिएगा, इसी शुगर के बारे में हम यहाँ जरा बात करेंगे। ध्यान से देखिए, ये शुगर है, ध्यान से देखिएगा, इस शुगर में यहाँ पर है फर्स्ट प्राइम कार्बन, एक है थर्ड प्राइम कार्बन और एक है फिफ्थ प्राइम कार्बन, ठीक है। पहला कार्बन, तीसरा कार्बन, पांचवा कार्बन, है ना। यहाँ चौथा नंबर कार्बन और दूसरे नंबर कार्बन से हम लोगों को कोई लेना देना नहीं है, खासकर तब जब हम क्या बनाने जा रहे हैं? न्यूक्लियोटाइड बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो ध्यान दीजिएगा, शुगर के पहला कार्बन से या फर्स्ट प्राइम कार्बन से कौन अटैच होता है बेटा? बेस अटैच होता है, ठीक है। तो शुगर से जब बेस अटैच हो गया तो यही बन गया आपका न्यूक्लियोसाइड, ठीक है। और ध्यान दीजिएगा, इसी शुगर के पांचवें कार्बन से या फिफ्थ प्राइम कार्बन से कौन अटैच होता है बेटा? फॉस्फेट अटैच होता है, ठीक है। एक बॉन्ड के द्वारा फॉस्फेट अटैच होगा, और जब फॉस्फेट अटैच हो गया तब ये जाकर के कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर क्या कहलाएगा? न्यूक्लियोटाइड। तो न्यूक्लियोटाइड बनाने में याद रखिएगा, शुगर के पहले कार्बन से बेस अटैच होगा और शुगर के पांचवें कार्बन से फॉस्फेट अटैच होगा, ठीक है। अब सवाल उठता है, इस बॉन्ड का नाम क्या है? इस बॉन्ड का नाम क्या है? ये बॉन्ड बनते समय क्या होगा? ये सारा चीज बाबू जब डिटेल पढ़ोगे मेन सिलेबस तब जानोगे। यहां मोटा मोटी इतना जान लो कि शुगर के पहले कार्बन से, है ना, बेस अटैच होगा और शुगर के पांचवें कार्बन से क्या अटैच होगा बेटा? फॉस्फेट अटैच होगा, और ये पूरा का पूरा स्ट्रक्चर कहलाएगा न्यूक्लियोटाइड। क्लियर है? अब ध्यान दीजिएगा, इस न्यूक्लियोटाइड में 2 अंतिम सिरा होगा। एक सिरा कहलाता है 5 प्राइम एंड, ठीक है, 5 प्राइम एंड। तो देखिएगा, ये फॉस्फेट वाला जो एंड है, ध्यान से सुनिएगा, ये फॉस्फेट वाला जो एंड है बेटा, इस एंड को बोलते हैं 5 प्राइम एंड। क्यों भैया? क्योंकि ये फॉस्फेट जो है ये शुगर के पांचवें कार्बन से अटैच था, इसीलिए फॉस्फेट को हम कंसीडर करेंगे कौन सा? 5 प्राइम एंड। और ध्यान दीजिएगा, ये जो शुगर है इसका जो तीसरा कार्बन है ना, इसको हम लोग कहेंगे 3 प्राइम एंड। कौन सा एंड कहेंगे? 3 प्राइम एंड। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 2 एंड होगा। एक फॉस्फेट वाला एंड 5 प्राइम एंड कहलाएगा, क्योंकि फॉस्फेट 5th कार्बन से अटैच्ड है शुगर का, ठीक है। और शुगर का जो तीसरा कार्बन है इससे जुड़ा हुआ जो एंड होगा इसको हम 3 प्राइम एंड कहेंगे। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 2 एंड होंगे, 5 प्राइम एंड और 3 प्राइम एंड, ठीक है। देखिएगा, ये तीसरा कार्बन पर इधर OH लगा रहता है, ठीक है। तो यही जो 3 प्राइम का OH है ना, इसी को कहेंगे 3 प्राइम एंड। और ये फॉस्फेट से इधर OH लगा रहेगा, है ना, तो पांचवें कार्बन से अटैच है, तो इसको हम क्या कहेंगे? 5 प्राइम एंड। तो किसी भी न्यूक्लियोटाइड में 2 एंड, है ना, 3 प्राइम एंड और कौन सा बेटा? 5 प्राइम एंड। तो ये था मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाना, ठीक है। अब ध्यान दीजिएगा कि ये न्यूक्लियोटाइड, अगर सपोज करो ये न्यूक्लियोटाइड किसका है? आरएनए का है। अगर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो यहाँ क्या क्या चीज होना चाहिए? तो सबसे पहले अगर ये आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो ये शुगर कौन सा होगा बेटा? राइबोज। कौन सा शुगर होगा? राइबोज, ठीक है। फॉस्फेट में तो कोई दिक्कत नहीं है, सब जगह फॉस्फेट एक ही जैसा होता है। हाँ, शुगर यहाँ अगर आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है तो राइबोज होगा।
प्लस यहां बेस जो होगा कोई एक होगा। अब ये बेस कौन हो सकता है? या तो हो सकता है ये एडिनिन हो, या नहीं तो ये बेस क्या हो सकता है? गुआनिन, या नहीं तो ये बेस क्या हो सकता है? साइटोसिन, या नहीं तो ये बेस क्या हो सकता है? यूरासिल। लेकिन याद रखिएगा कभी भी यहां थायमीन बेस नहीं आएगा, क्योंकि यहां शुगर कौन सा है? राइबोज। और ये न्यूक्लियोटाइड किसका है? आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, इसीलिए यहां पर थायमीन बेस नहीं आएगा, है ना। शुगर, राइबोज और बेस या तो एडिनिन, या तो गुआनिन, या तो साइटोसिन, या तो यूरासिल, इनमें से कोई एक बेस होगा। अब फॉस्फेट भी एक होगा, ये तो फॉस्फेट दोनों में एक ही जैसा होता है, ठीक है। खाली शुगर का अंतर होगा। अब बेस में खाली ध्यान देना है, अगर राइबोज शुगर है, आरएनए का न्यूक्लियोटाइड है, तो यहां शुगर यूरासिल होगा, थायमीन कभी नहीं होगा। हाँ, एडिनिन, गुआनिन, साइटोसिन इनमें कोई भी हो सकता है, ठीक। चलिए, उसी तरह से अगर कहे कि नहीं भैया ये जो न्यूक्लियोटाइड है ये किसका है? डीएनए का मोनोन्यूक्लियोटाइड है। अगर ये डीएनए का मोनोन्यूक्लियोटाइड होगा तो जरा ध्यान दीजिएगा, इंपॉर्टेंट बात, ये शुगर कौन सा हो जाएगा? डीऑक्सी राइबोज, ठीक है। और जहां तक बेस का सवाल है तो ध्यान दीजिएगा, बेस में क्या होगा? तो वही बात है ना, बेस या तो एडिनिन हो सकता है, या नहीं तो गुआनिन, या नहीं तो साइटोसिन, या नहीं तो थायमीन, लेकिन यहां यूरासिल बेस नहीं होगा, क्योंकि ये न्यूक्लियोटाइड किसका है? डीएनए का। और इसका शुगर कौन सा है बेटा? डीऑक्सी राइबोज। क्लियर है? तो इस तरह से हम लोग मोनोन्यूक्लियोटाइड बनाना सीख गए। तो मोनोन्यूक्लियोटाइड किसका किसका? आरएनए का और किसका? डीएनए का, ठीक है। आरएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा तो शुगर कौन सा हो जाएगा? राइबोज। और बेस में है ना थायमीन नहीं होगा, ठीक है। और डीएनए का न्यूक्लियोटाइड होगा तो इसका शुगर कौन सा हो जाएगा? डीऑक्सीराइबोज। और बेस में यूरासिल नहीं होगा, बाद बाकी कोई दूसरा बेस हो सकता है, ठीक है। तो ये न्यूक्लियोटाइड का संरचना, ठीक। इसमें और भी चीज डिटेल में पढ़ना होता है, जब मेन सिलेबस में आइएगा तो वहां और डिटेल में आपको ये बताया जाएगा, ठीक है। आज हम इस लेक्चर को इसी पॉइंट पर एंड करते हैं बेटा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे पॉलीन्यूक्लियोटाइड कैसे बनाया जाएगा, ठीक है। यानी इन मोनोन्यूक्लियोटाइड को आपस में जोड़ा कैसे जाएगा, फिर डीएनए और आरएनए के स्ट्रक्चर में और क्या अंतर होता है थोड़ा सा वो जानेंगे। उसके बाद है ना डीएनए आरएनए को ही जेनेटिक मटेरियल क्यों कहते हैं? कोई दूसरा चीज जैसे प्रोटीन है या फैट है या कोई कार्बोहाइड्रेट है वो जेनेटिक मटेरियल का काम क्यों नहीं करता है? सिर्फ डीएनए आरएनए ही जेनेटिक मटेरियल का काम क्यों करता है? उसी तरह से डीएनए और आरएनए में ज्यादा बढ़िया जेनेटिक मटेरियल कौन है? ये सब चीज हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में जानेंगे। आज इस लेक्चर को यहीं पे एंड करते हैं, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।